आप सभी को सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में देवनागरी लिपि, उसकी विशेषता, त्रुटि और सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग माना जाता है वह गुजरात में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बांग्ला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। तो देखते हैं देवनागरी लिपि में जो भाषा लिखी जाती है, जो मराठी भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि देवनागरी लिपि एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, मैथिली, संथाली आदि जो हैं भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसलिए इनको ध्यान रखें कि इसमें से पूछ लिया जाता है, कभी किसी को दे दिया जाता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, इनको अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नंबर 1 खरोष्टी में, नंबर बी ब्राह्मी में, नंबर सी नागरी में, नंबर डी मसनवी में। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13 या 14। तो देवनागरी लिपि में जो स्वर वर्णों की संख्या मानी गई है वह 11 मानी गई है। देखते हैं इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। यह इस प्रकार है: आ, ई, ऊ, रा, ए, ओ। तो रा भी जो है वो स्वरों में ही गिना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो देवनागरी लिपि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद
1943 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1), धारा 334(1). तो भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो वह धारा 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को जो संघ की राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो अनुच्छेद 343 के तहत मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यह वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो दर्जा निर्णय लिया गया था तो वह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी या भारत की सभी भाषाएं। तो भारत की जो राजभाषा मानी जाती है वो हिंदी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। नंबर 1 संघ की राजभाषा, नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, नंबर सी पत्राचार की भाषा, नंबर डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। तो संविधान के किस अनुच्छेद में विषय का वर्णन किया गया है। तो हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश 351 में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ से संविधान की वो देवनागरी लिपि का विकास और उसकी विशेषताओं को देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है नंबर ए देवनागरी से, नंबर बी खरोष्टी से, नंबर सी ब्राह्मी से, नंबर डी सिंधु लिपि से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। नंबर ए खरोष्टी से, नंबर बी ब्राह्मी से, नंबर सी फारसी से, नंबर डी रोमन से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जो क्वेश्चन जितनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं वो उतनी ही बार रिपीट होते हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से, सेमेलेटिक लिपि से, गुरमुखी लिपि से या नेपाली लिपि से। तो प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वह कुटिल लिपि से माना जाता है। किससे? प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कुटिल लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना है। तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता है जो देवनागरी में नहीं है। इनमें से जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। देवनागरी में जैसे उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो इसमें से कौन सी विशेषता जो देवनागरी की नहीं मानी जाती है यह है डी कि विकास की दृष्टि से यह लिपि खरोष्टी एवं ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। यह गलत माना गया है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, यह सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, यह भी सही है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, यह भी सही माना गया है। तो देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णनात्मक लिपि है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें यह सभी सही माने गए हैं। इसका आंसर कोई भी उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है। तो देवनागरी मूलतः जो है वह अक्षरात्मक मानी जाती है।
आगे देखते हैं लिपि की त्रुटियां एवं सुधार कि लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न कौन कौन से किए गए थे, किसने किए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। नंबर 1 तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरि ने, या तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जत्ती ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक की अध्यक्षता की थी वह तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। नंबर 1 धीरेन्द्र वर्मा, नंबर 2 संपूर्णानंद, नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1947 में में गठित देवनागरी लिपि सुधार के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वह आचार्य नरेंद्र देव को 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष माना जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आचार्य नरेंद्र देव। तो नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वह काका कालेकर जो हैं वो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने, काका कालेकर ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने या विनोबा भावे ने। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। नरेंद्र देव ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, काका कालेकर ने या विनोबा भावे ने। तो देवनागरी में आ की 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वो काका कालेकर ने देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि है नंबर ए देवनागरी, नंबर बी गुरमुखी, नंबर सी फारसी, नंबर डी रोमन। तो पंजाबी की जो लिपि मानी जाती है वह गुरमुखी को पंजाबी की
लिपि माना जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। पंजाबी 5 क्षेत्र की भाषा है। यह 5 शब्दों से बना है। 5 प्लस आबो। आबो से तात्पर्य है नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियां रावी, सतलज, ब्यास, चिन्नाब और झेलम है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।